भारत में कई ऐसी भयावह लड़ाइयां हुई जिसने इतिहास बदल के रख दिया। तराइन का युद्ध भी इन्हीं में से एक था। ये वो युद्ध था जिसने भारतीय महाद्वीप की दिशा और दशा हमेशा के लिए पलट के रख दी। तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हुई और उसके बाद से ही उदय हुआ दिल्ली सल्तनत का। हमारे इतिहास में ये पढ़ाया जाता है कि मोहम्मद गौरी ने चौहान वंश के सम्राट पृथ्वीराज चौहान को तराइन के दूसरे युद्ध में हरा दिया था। लेकिन ये नहीं पढ़ाया जाता कि पहली लड़ाई में क्या हुआ था। पहली लड़ाई वर्ष 1191 में हुई थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने न केवल मोहम्मद गौरी को हराया था, बल्कि उसकी पूरी सेना को बंधक बना लिया था। इतना ही नहीं, सम्राट ने कई दिनों तक उस लुटेरे को अपनी जेल में रखा, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने दरियादिली दिखाते हुए बाद में उसे और उसकी सेना को छोड़ दिया, यहाँ तक कि उसे उसके देश लौटने का मौका भी दिया। हालांकि कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी बुरी तरह से हार गया था और उसकी सेना और वो घायल होकर भाग खड़े हुए। गजनवी साम्राज्य के पतन के बाद कई सारी जनजातियों ने साम्राज्य पर नियंत्रण करने के लिए लड़ाइयां लड़ी। इसी में घुरिद यानी तुर्की शासक मोहम्मद गौरी विजयी बन के उभरा। बात अगर घुरिद साम्राज्य की करें तो इसका नेतृत्व मोहम्मद गौरी करता था, जिसका एक और नाम मुइज़ अल दीन था। मोहम्मद गौरी अपने साम्राज्य को भारत में फैलाने लगा। उस समय उत्तरी भारत कमजोर राज्यों का समूह हुआ करता था। उस वक्त के सबसे शक्तिशाली लोगों की अगर बात करें तो गुजरात में चालुक्य वंश, कन्नौज में जयचंद्र का सोलंकी वंश, अजमेर और दिल्ली में स्थित पृथ्वीराज चौहान के राजपूत चौहान सबसे ताकतवर थे। मोहम्मद गौरी ने पहले एक समझौता करने के लिए पृथ्वीराज चौहान के दरबार में एक दूत भेजा और ये शर्त रखी कि चौहानों को इस्लाम कबूल करना होगा और घुरिद के शासन को स्वीकार करना होगा। इस प्रस्ताव को पृथ्वीराज चौहान ने सिरे से खारिज कर दिया। यहीं से रूपरेखा बनी तराइन के युद्ध की, जहां मोहम्मद गौरी एक तुर्की जनजाति घुरिद का नेतृत्व कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान राजपूतों का नेतृत्व कर रहे थे। बेशक इस युद्ध के परिणाम में राजपूतों की विजय हुई और तुर्की घुरिदों को हार का सामना करना पड़ा। मोहम्मद गौरी तराइन की पहली लड़ाई में बुरी तरह से हार गया था। हारने के एक साल बाद यानी कि 1192 में वो दोगुनी सेना लेके पृथ्वीराज चौहान से लड़ने आया। हालांकि तब भी पृथ्वीराज चौहान को हरा नहीं सकता, लेकिन इस दूसरे युद्ध में उसे कन्नौज के गद्दार राजा जयचंद का साथ मिल गया था। जयचंद ने दिल्ली की सत्ता को हथियाने के लालच में एक क्रूर और धोखेबाज लुटेरे से हाथ मिला लिया। उसने मोहम्मद गौरी को न केवल अपनी सेना दी थी, बल्कि पृथ्वीराज चौहान के पड़ाव और सेना की जानकारी भी देता था। आपको बता दें, कन्नौज के राजा जयचंद वही राजा थे जिनकी बेटी संयोगिता से पृथ्वीराज चौहान को प्रेम हो गया था। संयोगिता को पृथ्वीराज चौहान स्वयंवर से उठा लाए थे और गंधर्व विवाह कर लिया था। संयोगिता के पिता जयचंद और पृथ्वीराज चौहान की आपस में नहीं बनती थी। शादी के लिए जयचंद राजी नहीं थे और संयोगिता को उठा ले जाने के बाद जयचंद ने पृथ्वीराज से टक्कर की दुश्मनी शुरू कर दी थी। मोहम्मद गौरी ने जयचंद के कहने पर धोखे से पृथ्वीराज की सेना पर रात में सोते हुए सैनिकों पर हमला कर दिया। युद्ध में खूब रक्तपात हुआ और अंततः धोखे से उसने ये जीत हासिल भी कर ली। पर कहते हैं ना कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। जयचंद के साथ भी यही हुआ। पृथ्वीराज चौहान पर जीत हासिल करने के बाद मोहम्मद गौरी ने जयचंद को भी मार दिया। बाद में गौरी ने अजमेर पर चढ़ाई कर दी और वहां के कई मंदिरों को तोड़ दिया और खूब लूटपाट की। महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान के अगर निधन की बात करें तो ये कैसे हुआ, इसे एग्जैक्टली कोई नहीं बता पाता। कहते हैं कि एक षड्यंत्र के अपराध में पृथ्वीराज को मार डाला गया। कुछ का मत है कि उन्हें बंदी बनाकर मोहम्मद गौरी अपने साथ ले गया था और वहां उन पर बहुत अत्याचार किया गया। उनकी आंखें फोड़ दी गई, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई।